29वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी को मालूम है कि हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम के लिए आकलन की चर्चा कर रहे हैं। संजय जी की जो गाइड है, जो सीरीज है, उसी सीरीज को हम पूरा स्टडी इसमें डिटेल्स में देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो चलिए 29वें प्रश्न के हम लोग तरफ चलते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। सब विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। द जो है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि जब विद्यालय आधारित आकलन जो है वह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की जो क्षमताएं हैं उनको बेहतर मानते हैं। तो देखिए, अब ध्यान रखिए आप, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है या सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे आप एक स्कूल के अध्यापक हैं, तो अब जैसे कभी कभी होता है एग्जामिनर आता है, आपका प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर बाहर से आता है ना। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर क्या है, बाह्य परीक्षक, वो एग्जामिनर क्या हुआ, बाह्य परीक्षक हुआ ना। तो उसकी अपेक्षा विद्यालय आधारित आकलन यही बोलता है कि शिक्षक बाह्य परीक्षक की अपेक्षा के अलावा अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। तो जो बाह्य परीक्षक जो की अपेक्षा जो है शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की जो क्षमताएं हैं उनको बेहतर मानते हैं। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर आपको अगर हम सभी ऑप्शन के बारे में बताएं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम हो, बिल्कुल नहीं। और आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, मीनिंग सभी नहीं कि मितव्ययी होना चाहिए, यह सही नहीं बल्कि आज सही है। ठीक है ना। मतलब बाहर परीक्षक की अपेक्षा अगर आप अपने बच्चों को से खुद पूछ लेते हैं, जैसे नहीं होता, आप अपने बच्चों से खुद पूछ लें तो सही रहेगा। दूसरा कोई पूछेगा वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप पूछ लेते हैं तो आप उस बच्चे के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। तो आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। तो मेन प्रोसेस यही है कि जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वह जो है बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक जो है, वहाँ का शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है कि अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। देखिए, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। तो आप ध्यान रखिए कि कितनी भी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, यह भी आपका क्या है, सीखने के रूप में आकलन है, उसको बढ़ावा दे रहा है कि जो आपने पढ़ाया है बच्चे उसका मनन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अवसर लेने हैं शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर हमें एक चांस और दे दीजिए, तो आप उसको एक चांस और दे दीजिए। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना कि शिक्षार्थी अच्छे से खाना पीना वगैरह वगैरह, मीनिंग्स जो भी उनका पृष्ठपोषण है उसको सही से बनाए रखें। और फिर लेकिन इसमें कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त जो है सभी जो है सीखने के आकलन है। तो इसमें आप प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। तो यहाँ पर कि अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, तो कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों की लगातार परीक्षण लेना, इसके अतिरिक्त सभी जो है सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह किसके रूप में, किसके समान होता है। देखिए, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है, जब उसको चबाएगा
तो वह किसके रूप में होगा? सीखने का आकलन के समान होगा, ठीक है ना, सीखने का आकलन के समान होगा। तो जब खाना पकाते समय खाना को चबाता है ना, जैसे चबाएगा ना, उसको चेक करेगा ना पका है कि नहीं पका है। तो जैसे जब आप खाना बनाते हैं और फिर उसको निकाल करके थोड़ा सा चखते हैं कि खाना अच्छा बना है कि नहीं बना है, तो आपने क्या किया? उसकी परख किया। तो वह क्या है? सीखने का आकलन है, ठीक है ना। आपने उससे सीखा ना कि हाँ हमने नमक वगैरह या सब्जी सही बनाया, तो उससे आपको कुछ सीख मिली। तो क्या है? यह आपका सीखने का आकलन है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? पहला है आपका खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा है अवलोकन, चौथा है विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो क्या है? एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो पहला क्या है? खुले अंत वाले प्रश्न। हमने आपको बताया कि रचनात्मक आकलन की जहाँ भी बात आएगी आप वहाँ थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। रचनात्मक आकलन आपका क्रमिक भी होता है, नामित भी होगा और क्या होगा? अंतराल भी होगा। तो यहाँ पर देखिए कि खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, परियोजना का कोई मतलब नहीं, अवलोकन उसका कोई मतलब नहीं, कार्य नहीं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना, मतलब विद्यार्थियों की, अब वही सत्र परीक्षा की बात आई कि आपने विद्यार्थियों के ए और बी ग्रेड की श्रेणी का लेने के लिए किया, तो ये गलत है, ठीक है ना। विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना यह जो है क्या है? रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन का कार्य क्या? मौखिक प्रश्न, आप खुले अंत वाले प्रश्न पूछे जाएं, कोई परियोजना है उस पर आपसे जानकारी लिया जाए, और फिर किसी चीज़ का अवलोकन करना हो उसके बारे में आपसे जानकारी लिया जाए। तो हमारा ये क्या है? रचनात्मक आकलन के कार्य है। लेकिन इसमें सही क्या पूछा है? कार्य नहीं है, तो आपका धा सही है, ठीक है ना, दा। चलिए आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करना है। यह विचार है, किसने कहा कि मापन के नियमानुसार जो वस्तुएं हैं और घटनाएं हैं उनकी संख्या प्रदान करना है। तो जैसे गुड का, नन का, ड्यूबी का, कलिंगर का। तो दे ध्यान रखिए, करलिंगर जी ने, करलिंगर, करलिंगर नाम से आप सुनिए, करलिंगर मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। तो किसके लिए है? करलिंगर के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, इसमें सही आपका कौन सा है? करलिंगर का है। मापन के नहीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार किसने कहा है? तो यह विचार स्टीवेंसन जी ने कहा है कि अगर आप बच्चों का मापन कर रहे हैं, बच्चों का, तो अगर स्वीकृत नियम देखा जाए तो उसके अनुसार वस्तुओं को एक अंक प्रदान करने की जो है प्रक्रिया है। तो किसने कहा है? स्टीवेंसन जी ने कहा है, ठीक है ना। मतलब यही समझिए, जैसे कोई वस्तु है उसको आपने एक अंक प्रदान कर दिया। यह प्रक्रिया जो किसने कहा है? वह स्टीवेंसन जी ने कहा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? पहला है परीक्षण, दूसरा है मापन, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है उपलब्धि। तो ध्यान रखिए, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए। मीनिंग्स गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए। तो यह क्या है? मतलब क्या वो परीक्षण है? बिल्कुल नहीं। उपलब्धि है? बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसका मापन हुआ कि उसे गणित विषय में उसके पास कितना नॉलेज है। तो ये जो 70 अंक प्राप्त किए उसके लिए क्या हुआ? मापन हुआ। चलिए आगे हम चलते हैं। 37वां जो प्रश्न है, मापन की भूमिका है वस्तु की को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना और इस सभी। तो ध्यान रखिए, जब जहाँ पर मापन की बात आएगी तो वहाँ पर आप
कोई ना कोई संख्या जो है प्रदान करेंगे, चाहे वो घटता हुआ क्रम हो या बढ़ता हुआ क्रम हो। तो ध्यान रखिए कि वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना कोई घटना हुई उसको संख्या प्रदान करना और नियमानुसार कोई संख्या प्रदान करना, ये तीनों जो है आपकी क्या है, मापन की भूमिका है। अगला जो है मापन के प्रकार की दृष्टि से जो वेरिएबल्स होते हैं उनके प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? पहला है गुणात्मक चर, दूसरा है मात्रात्मक चर और तीसरा है आ और बा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा क्या मापन के प्रकार की दृष्टि से वेरिएबल्स के प्रकार हैं। तो मापन की प्रकार की दृष्टि से मतलब आपको अवलोकन या आकलन के थ्रू नहीं पूछा है, बल्कि आपसे मापन के बारे में पूछा है। तो मापन के प्रकार की दृष्टि से जो है आपके क्या है, क्वांटिटेटिव भी है और क्या है, क्वालिटेटिव भी है। मतलब आ और बा दोनों। सही आंसर कौन सा है? सा। आपका गुणात्मक भी होगा, मात्रात्मक। जैसे आप ध्यान रखिए, गुणात्मक का मतलब जैसे आपकी क्वालिटी, उसमें क्वालिटी कैसी है, जैसे बच्चा पढ़ने में तेज है या कम है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई। लेकिन जब उससे मार्किंग कर दिया जाए कि 70% या 80% पाया, तो ये हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या करता है, दोनों को एक्सप्रेस करता है। अगले जब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए तो मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें क्या लगता है, कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, अधिक धन व्यय होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब छात्रों के मापन की बात आती है तो उसमें जो है एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे आप बच्चे को उठाएं और उससे प्रश्न पूछें या उस, तो क्या हुआ, एक प्रकार से मापन हुआ उसका, या उसको नंबर दे दिए, वो क्या हुआ,